चले आए हैं नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हार्मोन। हार्मोन देखो होते क्या है, सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन की। तो हार्मोन वे कार्बनिक रसायन होते हैं, क्या होते हैं, वे कार्बनिक रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पौधों की क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। वापस एक बार सुनिए, हार्मोन वे कार्बनिक रसायन, क्या शब्द मैंने यहाँ एक छोटा सा बोला है, कार्बनिक रसायन। तो हार्मोन वे कार्बनिक रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, यानी सूक्ष्म मात्रा में पौधों की क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए हार्मोन की, वे कार्बनिक रसायन, वे कार्बनिक रसायन। अब इस चीज को आप क्या करो, यानी एक थोड़ा सा अंडरलाइन करो कार्बनिक, क्योंकि यहाँ शब्द आ रहा है, पूछ सकता है कि ये क्या है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक है, तो यहाँ क्या है, ये कार्बनिक। तो वे कार्बनिक रसायन जो या जिनकी, सिंपल सी बात जिनकी भी लिख सकते हो, जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा पौधों की क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। आ गया समझ में, यानी वे कार्बनिक रसायन, वे कार्बनिक रसायन जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा पौधों की क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, उनको अपन ने क्या कह दिया, हार्मोन कह दिया। अब देखो यहाँ पर हार्मोन अपन क्या करते हैं, यानी 5 हार्मोन अपने को यहाँ पढ़ने होते हैं। एक आपका आता है ऑक्सीन, यानी ऑक्सीन यहाँ बात कर ले। दूसरा अपने को आता है साइटोकाइनिन, दूसरा कौन सा है, साइटोकाइनिन। फिर बात करें, तीसरा है आपका हार्मोन आता है जिब्रेलिन, कौन सा आता है, जिब्रेलिन। फिर आ जाता है नंबर 4 के ऊपर एपीए, एब्सिसिक एसिड, और नंबर 5 पे आ जाता है इथाइलिन, कौन सा हार्मोन आ जाता है, इथाइलिन। अब यहाँ ये 5 हार्मोन अपन ने पढ़ देखे, तो देखो ये 3 स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं, ये क्या होते हैं, वृद्धि कारक। क्या होते हैं, वृद्धि कारक, यानी वृद्धि करने वाले हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, वृद्धि करने वाले हार्मोन होते हैं। ये होता है वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि को रोकने वाला। वृद्धि रोधक कौन सा है, आपके एपीए। और फिर बात करते हैं इथाइलिन की, क्या आता है, फलों को पकाने में। यानी 3 प्रकार से अपन ने इनको डेफिनेशन यानी डिवाइड किया। एक वृद्धि कारक, यानी वृद्धि करने वाले कौन कौन से हो गए, ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया। ये तो तीनों किस प्रकार के हो गए, वृद्धि कारक हो गए। इसके बाद अपन ने क्या कहा, एपीए यानी एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड के अंतर्गत क्या आ गया, आपके वृद्धि रोधक आ गया। ठीक है, तो यानी एब्सिसिक एसिड क्या आ गया, वृद्धि रोधक के अंतर्गत आ गया। और पकाने यानी फलों को पकाने के लिए कौन से गैस काम में जाती है, इथाइलिन, यानी ये इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाने में यूज में होता है। आ गया समझ में। चलो इसके बाद अपने को इनको एक एक को पढ़ना होता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं ऑक्सीन। पहला हार्मोन कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑक्सीन हार्मोन अपन पढ़ रहे हैं। देखो पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है, जो ऑक्सीन हार्मोन होता है वो टॉप यानी जो टॉप कलिकाएं होती है या टॉप पत्तियां होती है उनमें बनता है। टॉप का मतलब शीर्ष। तो ध्यान ये रखना, क्या यहाँ मैं लिख देता हूं, शीर्ष कलिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है, शीर्ष कलिकाओं में बनता है। एक चीज आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो भी ऑक्सीन हार्मोन होता है वो ऑक्सीन हार्मोन पौधे में कहाँ बनता है, तो जो टॉप भाग होता है वो टॉप भाग में क्या होता है, ऑक्सीन हार्मोन बनता है। शीर्ष कलिकाएं बनती है या जो पत्तियां होती है शीर्ष, उनमें कौन सा हार्मोन बनता है, ऑक्सीन हार्मोन बनता है। फिर बात करते हैं, यहीं पर एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखना, जो वेंट वैज्ञानिक था, इस वेंट वैज्ञानिक ने जई के पौधे में, वेंट ने क्या किया था, जई के पौधे में किस हार्मोन की खोज की थी, ऑक्सीन हार्मोन की खोज की थी। ठीक है, फिर बात ये तो आ गई, अपने ने ये चीजें पढ़ी। अब देखो ऑक्सीन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीन हार्मोन
क्या अभी अपन क्या करते हैं, कृत्रिम रूप आजकल बना लिया अपन ने, इसके अंतर्गत आ जाता है IAA, ये तो क्या आ जाता है प्राकृतिक, लेकिन इसके बाद में आ जाता है IBA और तीसरा आ जाता है NAA, चौथा आ जाता है 2,4-D। यानी जो यानी ऑक्सीजन हार्मोन है, इसके चार रूप अपन ने देखे। इस पहले का आपने नाम देखा IAA, इसका मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम आता है, इंडोल एसिटिक एसिड। फिर दूसरा आपने देखा, यानी यहां आता है इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। दूसरा क्या आता है, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। तीसरा आता है नैप्थेलिक एसिडिक एसिड, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। और चौथा आता है 2,4-D, यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर यदि आपको ये पूछा जाता है चारों में से कि कौन सा हार्मोन प्राकृतिक है, यदि इन चारों में से आपको ये पूछ लिया जाए कि कौन सा रसायन या कौन सा हार्मोन प्राकृतिक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये किस प्रकार का है, आपके प्राकृतिक है, और ये क्या है, आपके संश्लेषित हार्मोन है। ठीक है, आगे समझ में इतना। अब देखो, यानी जो इंडोल एसिटिक एसिड है, इस इंडोल एसिटिक एसिड का काम क्या होता है, जो इंडोल एसिटिक एसिड है इसका काम क्या होता है, यानी जो चारों अपन ने देखे, इन चारों का काम क्या होता है। तो सबसे पहले अपन यानी किसका देख रहे हैं, इंडोल एसिटिक एसिड का देख रहे हैं। देखो, इंडोल एसिटिक एसिड होता है जो पादप वृद्धि, यानी जो क्या करता है, पादप की वृद्धि करता है, यानी पादप की वृद्धि या जड़ों के विकास में सहायक। पादप की वृद्धि व जड़ों का जो विकास होता है उनमें क्या कौन सा हार्मोन सहायक होता है, आपके IAA होता है, और मोस्टली दोनों में पादप की वृद्धि करने का काम कौन सा करता है, इंडोल एसिटिक एसिड करता है। आगे समझ में, चलो इसके बाद देखते हैं IBA। दूसरा कौन सा देख रहे हैं, IBA, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। देखो, IBA जो होता है वो मोस्टली यानी जड़ों का काम करेगा, यानी जड़ों की वृद्धि के लिए, इसका काम करेगा जड़ों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आपका यानी उपयुक्त रहेगा, यानी इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। अब देखो, इस इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड का भी एक संश्लेषित रूप और बनाया, यानी जिसको नाम दिया रूटोज। क्या नाम दिया, रूटोज नाम दिया, यानी जड़ों का विकास जो मार्केट में अपने को मिलेगा, यानी हार्मोन, वो हार्मोन किस रूप में मिलेगा, रूटोज के रूप में मिलेगा। रूटोज के रूप में मिलने के कारण अपन ने इस IBA को किस हार्मोन के नाम से जाना गया, अपन रूटिंग हार्मोन। किस नाम से जानते हैं, रूटिंग हार्मोन। यानी रूटिंग का मतलब जड़ें, रूट्स। रूट क्या होती है, जड़ें होती है, तो रूट्स की वृद्धि कर रहा है, तो उनको ऊपर ने क्या कर दिया, रूटिंग हार्मोन कह दिया। तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो किस नाम से है, रूटोज के नाम से अवेलेबल है, यानी इसका जो व्यापारिक नाम हो गया, मार्केट में जो बिक रहा है वो मार्केट में किस नाम से बिक रहा है, रूटोज के नाम से बिक रहा है। आगे समझ में, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका तीसरा, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। कौन सा रहता है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। यहां पर अपन ने देखा NAA। तो देखो, पहली कंडीशन जो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है, इस नैप्थेलिक एसिटिक एसिड ये आपने को किस नाम से मिलेगा, प्लेनोफिक्स के नाम से मिलेगा। किस नाम से मिलेगा, प्लेनोफिक्स। किस नाम से मिलेगा अपने को, पहली कंडीशन प्लेनोफिक्स के नाम से अपने को ये मार्केट में अवेलेबल होगा। दूसरी चीज, ये किस काम में आता है, तो यहाँ पर बात करें कि इसका कार्य होता है विरलीकरण करना। अब बात करते हैं विरलीकरण क्या होता है। मैंने ये तो बता दिया कि इसका जो काम होता है वो होता है विरलीकरण करना, और विरलीकरण में इसकी 200 ppm मात्रा काम में ली जाती है। कितनी मात्रा काम में लेते हैं, 200 ppm मात्रा काम में लेते हैं। लेकिन ये विरलीकरण होता क्या है, देखो कोई भी पौधा होता है वो सघन हो जाता है, उसके ऊपर खूब सारे फूल आ गए, उन फूलों को झाड़ने के लिए जो अपन काम में ले रहे हैं, यानी उसको हल्का करने के लिए जो काम में ले रहे हैं रसायन, यानी उसको
उसको हल्का करने को क्या कहते हैं, विरलीकरण कहते हैं। तो यानी आपके जो नाइट्रिक एसिड है वो पहली कंडीशन यानी किस काम में आया, विरलीकरण के काम में आया। दूसरी चीज अपने इसको फूल लाने के काम में भी लेते हैं, यानी फूल लाने के काम में या फूल लाने के लिए। भाई पहला प्रयोग तो अपने किसके लिए कर लिया, विरलीकरण के लिए कर लिया, यानी फूलों को झाड़ने के लिए कर लिया, या कोई भी चीज उसको सघन करने, उसको हल्का करने के लिए कर लिया, वो तो होता है विरलीकरण। फिर आते हैं फूल लाने के लिए। तो फूल लाने के लिए भी क्या करता है, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इसकी पीपीएम सांद्रता रखी जाती है वो बहुत कम रखी जाती है, यानी इसकी सांद्रता रखी जाएगी 20 पीपीएम। कितने पीपीएम, 20 पीपीएम, यानी ये 20 पीपीएम पर क्या करेगा, फूल लाने का कार्य करेगा। और उसके बाद में कई बार क्या होता है, देखो फूल जड़ते भी है, ये आमतौर पर अपने अपने घर पर भी देखा होगा, कभी कभी अपने जो भी फल वृक्ष होता है उसमें फूल जड़ने की समस्या पाई जाती है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए तो फूलों को जड़ने से बचाने के लिए, यानी अपने जो फूल हैं उन फूलों को अपन क्या करेंगे, जड़ने से रोकेंगे। उसे जड़ने से रोकने के लिए भी अपन क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं, और मात्रा वही रखी जाती है कितनी, 20 पीपीएम। यानी फूल लाने के लिए भी 20 पीपीएम मात्रा रखोगे, फूल जड़ने से बचाने के लिए भी कितना, 20 पीपीएम। लेकिन उनको झाड़ने के लिए यानी विरलीकरण के लिए आप क्या करते हो, उसकी सांद्रता बढ़ा देते हो, और वो सांद्रता अपन कितने रखते हैं, 200 पीपीएम रखते हैं। यहां तक समझ में आया। चलो इसके बाद देखते हैं ऑक्सीन हार्मोन का नेक्स्ट आता है 2,4-D। कौन सा आता है, 2,4-D। मैं खरपतवार पढ़ा चुका, और खरपतवार में मैंने 2,4-D को अच्छी तरह से समझाया था, फिर एक बार वापस इसको समझा देता हूं। 2,4-D का सबसे पहले तो पूरा नाम आपको याद रखना है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यानी 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये चीज तो आ गई, यानी इसका पूरा नाम। अब देखो दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी होती है, यहाँ पर खरपतवार नाशी क्या है, खरपतवार नाशी। लेकिन मैंने वहां पर आपको ये कहा था कि 2,4-D की सबसे पहले जो खोज हुई थी वो किस रूप में हुई थी, हार्मोन के रूप में हुई थी। किस रूप में हुई थी, हार्मोन के रूप में ही हुई थी। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना, यदि 2,4-D की मात्रा लेस देन 20 पीपीएम रख रहे हो आप, यानी मात्रा कितने रख रहे हो, 20 पीपीएम से कम रख रहे हो, तो वो क्या करेगा, हार्मोन का काम करेगा। लेकिन यदि आप उसकी मात्रा 20 पीपीएम से ज्यादा कर दिया, आपने क्या कर दिया, 20 पीपीएम से मात्रा बढ़ा दी, तो किसका कार्य करेगा, खरपतवार नाशी का कार्य करेगा। किसका करेगा, खरपतवार नाशी का कार्य करेगा। अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं किसके रूप में, हार्मोन के रूप में, और हार्मोन के रूप में मात्रा कितनी लेनी है, 20 पीपीएम से कम लेनी है। कितनी लेनी है, 20 पीपीएम से कम लेनी है। तो देखो ये क्या काम करेगा, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन यानी देखते हैं अपन, जो कि आपका 2,4-D होता है उसका यूज अपन करते हैं अफलन में, अफलन को रोकने के लिए। अफलन को रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, 2,4-D का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है अफलन क्या होता है। ये शब्द आपके पास हालांकि आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से अफलन, लेकिन एक बार फिर आप बात करते हैं अफलन होता क्या है। तो अफलन का मतलब होता है कि आपका उद्यान या जो भी आपका पौधा है वो किसी कारणवश फल नहीं देता है। अब वो कारण उसका बाह्य भी हो सकता है या आंतरिक भी हो सकता है। वो चीजें अपन नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक आएगा अफलन का, तब उसको अपन और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ पहले ही कि अफलन का मतलब होता है कोई भी पौधा यदि किसी कंडीशन में किसी कारणवश फल नहीं देता है, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, उसका बाह्य कारण भी हो सकता है या उसका कोई भी आंतरिक कारण भी हो सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं अफलन। तो अफलन को रोकने के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 2,4-D की मात्रा लेंगे कितनी, वही 20 पीपीएम से कम लेंगे। दूसरी चीज, केले को सीडलेस बनाने के लिए
केले को सीडलेस बनाने के लिए यानी बीज रहित बनाने के लिए अपन क्या करते हैं 2,4-D का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना केले में बीज होता है, रियल है ये, लेकिन केले को क्या किया जाता है बीज रहित किया जाता है। वैसे अंगूर में बीज होता है ये तो आपको पता है, लेकिन आजकल कई वैरायटी ऐसी आ गई जिनमें अंगूर में बीज नहीं पाया जाता। वो बीज क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि अपन क्या करते हैं हार्मोन्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन्स का यूज अपन करते हैं। तो केले को सीडलेस बनाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हो 2,4-D का प्रयोग कर रहे हो। F1 को रोकने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हो 2,4-D का प्रयोग कर रहे हो। ये तो अपन ने ऑक्सिन हार्मोन पढ़ा और ऑक्सिन के यानी 4 अपन ने देखे, इंडोल एसिटिक एसिड, दूसरा IPA यानी इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, तीसरा अपन ने देखा लैक्टिक एसिटिक एसिड और चौथा अपन ने देखा 2,4-D। दूसरा हार्मोन देखते हैं साइटोकाइनिन। दूसरा हार्मोन कौन सा पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। यानी हार्मोन कौन सा देख रहे हैं अपन साइटोकाइनिन। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन जो होता है, हाँ एक छोटी सी चीज में बताना आपको ऑक्सिन में भूल गया, वहां आपको एक चीज शब्द याद रखना है एपिकल बड डोमिनेंस। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन कौन सा है। एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन कौन सा है? तो आपको बताना है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा बताना है? ऑक्सिन हार्मोन कौन सा है? एपिकल बड डोमिनेंस। एपिकल का मतलब क्या होता है? शीर्ष। एपिकल का मतलब क्या होता है? शीर्ष होता है। ये चीज मेरे को इस वजह से आता है कि साइटोकाइनिन में थोड़ा सा इसका उल्टा पढ़ेंगे। यानी देखो एपिकल बड डोमिनेंस कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। लेकिन एंटी एपिकल, एंटी का मतलब विपरीत, यानी एपिकल के विपरीत कार्य कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। एंटी एपिकल बड डोमिनेंस, एंटी एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन आपका कौन सा हो गया? साइटोकाइनिन हो गया। फिर बात करें इसके कार्य की, तो देखो इसका जो कार्य होता है, मेन कार्य होता है वो होता है सेल डिवीजन। मेन कार्य क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन करना होता है। तो आपको यदि पूछा जाए कि कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो कोशिका विभाजन में आपका कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। फिर बात करते हैं इस साइटोकाइनिन के संश्लेषित रूप देखे गए, और वो संश्लेषित रूप कौन कौन से हैं? एक तो आपका है काइनेटिन। तो संश्लेषित रूप कौन सा है? काइनेटिन। पहला संश्लेषित रूप आपका काइनेटिन आया, दूसरा संश्लेषित रूप आपका जीएटीन। यानी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि काइनेटिन किसका संश्लेषित रूप है, तो आपको बताना है साइटोकाइनिन। जीएटीन किसका संश्लेषित रूप है, तो आपको बताना है साइटोकाइनिन। और तीसरा आपको पूछा जा सकता है 6-बेंजाइल एडेनिन। 6-बेंजाइल एडेनिन, ये तीनों यानी काइनेटिन, जीएटीन और आपका 6-बेंजाइल एडेनिन, ये तीनों संश्लेषित रूप किसके हैं? आपके साइटोकाइनिन के होते हैं। ठीक है, चलो ये आपका दूसरा हार्मोन हो गया। इसके बाद इसका तीसरा हार्मोन अपन देखते हैं, और तीसरे हार्मोन के रूप में अपन देखते हैं जिब्रेलिन। और अपन देख रहे हैं जिब्रेलिन। बात करते हैं सबसे पहले जिब्रेलिन के कार्य की। तो देखो यहां बात की अपन ने वृद्धि करना, ठीक है, यानी मैं जो वृद्धि करने का कार्य कर रहा था शीर्ष कलिकाओं की, वो कौन कर रहा था? ऑक्सिन कर रहा था। लेकिन उनको लंबवत आकार, पौधे का जो लंबवत आकार है, वो लंबवत आकार पौधे को प्रदान करने वाला कौन सा हार्मोन होगा? जिब्रेलिन होगा। तो आप कहोगे पौधे को या पौधे का लंबवत आकार बढ़ाता है, पौधे का लंबवत आकार कौन सा हार्मोन बढ़ा रहा है? जिब्रेलिन हार्मोन बढ़ा रहा है। बात करें लंबवत, लंबवत का मतलब सिंपल सी बात है लंबाई बढ़ाना। लंबाई बढ़ेगा यानी क्या होगा? तना। क्या होगा?
होगा? तना, यानी तने की जो लंबाई बढ़ाने का कार्य करेगा वो कौन सा हार्मोन करेगा? जिब्रेलिन करेगा। इसके अलावा यानी जो आपके तना होगा, टहनियां होगा, टहनियां भी क्या करेगी? उसको लंबोताकार प्रदान करने का कार्य करेगी। तो टहनियां हो गई यानी तना हो गया, उनका लंबोताकार करने के लिए कौन सा काम में आता है? आपका जिब्रेलिन आता है। इसका संश्लेषित जो रूप होता है वो होता है GA3। संश्लेषित जो रूप होता है वो कौन सा होता है? GA3। याद रखना, GA3 आपको पूछा जा सकता है कि संश्लेषित रूप किसका है, तो आपको बताना है जिब्रेलिन का। अब बात करें जिब्रेलिन का जो काम होता है वो आपको मैं वैसे पढ़ा चुका। कौन से टॉपिक में? याद करो, सीड में। मैंने आपको क्या कहा था कि सीड की डोरमेंसी तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिब्रेलिन का, यानी GA3 का प्रयोग अपन करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग अपन करते हैं। तो एक तो आ गई सीड की डोरमेंसी तोड़ने के लिए, और दूसरा जो काम होता है वो क्या होता है? फलों को सीडलेस बनाने के लिए। फलों को सीडलेस यानी बीज रहित बनाने के लिए भी कौन सा काम में आता है? आपका जिब्रेलिक एसिड काम में आता है। और जिब्रेलिक एसिड की जो मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है लगभग आपके 200 ppm। कितनी मात्रा रखते हैं? 200 ppm। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो। चलो नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं, यानी अपन ने वृद्धि कारक हार्मोन पढ़ चुके अपन। अब आपने आ जाता है नंबर 4 पे वृद्धि रोधक, और वृद्धि रोधक के अंतर्गत आता है अपने APA, जिसका पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड। अपने क्या नाम आता है? एब्सिसिक एसिड। देखो एब्सिसिक जो एसिड होता है उसका जो काम होता है वो क्या करता है? जो भी आपके यानी यूं कहें कि जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों को बंद करने के लिए काम में आता है। रंध्रों को बंद करने के लिए काम में आता है। इट मींस विपरीत परिस्थितियों में काम में आने वाला, विपरीत परिस्थितियों में काम में आने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है। तो पहला कार्य इसको अपन कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। किस नाम से जानते हैं अपन? स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस का मतलब तनाव। तो तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है, यानी तनावपूर्ण हार्मोन, तनाव वाला हार्मोन कौन सा हो गया? आपका APA हो गया। ठीक है। फिर बात की मैंने अभी क्या कहा? रंध्रों को बंद करता है। रंध्र यानी किस कंडीशन में? जैसे देखो मरुस्थल है या पानी की कमी हो गई, भाई सिंपल सी बात है, रंध्रों के द्वारा क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अपन ने पढ़े थे वहां पर वाष्पों को रोकने के लिए यानी अपन ने हार्मोन उसका रसायनों का यूज किया था। तो यहाँ आपने यानी जो स्ट्रेस हार्मोन विपरीत परिस्थिति है, यहाँ पर तो तनावपूर्ण बता दिया और उसके बाद में विपरीत परिस्थितियों के लिए बता दिया। ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियों के लिए या विपरीत परिस्थितियों में जो उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? आपका APA होता है। फिर बात की मैंने क्या कहा था? स्टोमेटा क्लोजिंग, यानी आपके रंध्र जो बंद हुए वो रंध्र बंद किसके कारण होंगे? यानी APA के कारण होंगे। और उसके बाद में अपन ने क्या कहा? डोरमेंसी लाने का कार्य करता है। इट मींस उल्टा किसका हो रहा है? जिब्रेलिन का हो रहा है। किसका हो रहा है? जो जिब्रेलिक एसिड था वो जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा था? डोरमेंसी तोड़ रहा था। लेकिन जो आपका APA होता है वो डोरमेंसी लाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर अपन ने बता दिया स्ट्रेस हार्मोन विपरीत परिस्थितियों में काम में आने वाला, स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए और डोरमेंसी लाने के लिए। स्टोमेटा क्लोजिंग और डोरमेंसी लाने के लिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एंटी जिब्रेलिक एसिड, एंटी जिब्रेलिक एसिड। और एंटी जिब्रेलिक एसिड कौन सा हो गया? आपका APA हो गया। एंटी का मतलब उसके विपरीत कार्य कर रहा है। एंटी का मतलब क्या हो गया? उसके विपरीत कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक चीज पूछी जाती है और वो यहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें जो APA होता है इसमें एक सब चीज आती है, एक रसायन आता है जिसका नाम है MH, यानी पूरा नाम आता है मैलिक हाइड्रेजाइड, मैलिक
हाइड्रेजाइड। पूरा नाम क्या है? मैलिक हाइड्रेजाइड, MH। अब ध्यान रखना, जो MH है वो MH क्या कर रहा है? मैं सिंपल सी काम कर रहा है। आपका जो प्याज होता है, लहसुन है या आलू कहें, हालांकि आलू के लिए अपन यूज ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन मोस्टली प्याज और लहसुन में तो अपन इसको काम में लेते ही लेते हैं। देखो आलू, उसका प्याज और लहसुन को अपन क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। और भंडारण में अपने क्या होता है? वो अंकुरित हो जाता है कुछ समय पश्चात में। ठीक है, तो उस अंकुरण को रोकने के लिए, यानी भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? मैलिक हाइड्रेजाइड का प्रयोग करते हैं। तो प्याज का भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए, अंकुरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? MH का प्रयोग कर रहे हैं, मैलिक हाइड्रेजाइड का प्रयोग कर रहे हैं। सांद्रता पूछी जा सकती है तो आपको ध्यान रखना है, इसकी सांद्रता रखते हैं 2500 ppm। कितने ppm रखते हैं? 2500 ppm रखते हैं। दूसरी चीज, ये मार्केट में आपको MH के नाम से नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, जो आपका मैलिक हाइड्रेजाइड है वो मैलिक हाइड्रेजाइड मार्केट में आपको MH के नाम से नहीं मिलेगा, यानी इसका जो व्यापारिक नाम है उस व्यापारिक नाम से मिलेगा। और व्यापारिक नाम होता है स्प्रूट स्टॉक। यानी MH का जो व्यापारिक नेम है वो क्या है? स्प्रूट स्टॉक। ये तो आपके चौथा हार्मोन अपन ने देखा, कौन सा? APA। और अब आ जाते हैं अपने लास्ट हार्मोन पे, यानी कौन सा? इथाइलिन। कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन। ये नेक्स्ट हार्मोन देख रहे हैं अपन, कौन सा? इथाइलिन। देखो पहली चीज, पानी में अघुलनशील, पानी में अघुलनशील, यानी सारे के सारे पानी में घुलनशील हैं, लेकिन इथाइलिन क्या है? पानी में अघुलनशील है। और किस काम में लेते हैं? फलों को पकाने के काम में लेते हैं। फलों को पकाने के काम में लेते हैं, यानी गैस रूप में पाई जाती हैं। इथाइलिन जो होता है वो इथाइलिन क्या होती है? गैस रूप में पाई जाती है, यानी पानी में अघुलनशील है। और बात की फलों को पकाने के लिए। अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा और, यानी दो चीजों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अपना केला और दूसरा अपना गन्ना, या जो भी केले के साथ में खजूर वगैरह और अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन केला और खजूर और उसके अलावा गन्ना अलग अलग पूछा जाता है। एक होता है इथेनॉल, एक तो क्या होता है? इथेनॉल, और दूसरा होता है इथरेल। यानी इसके भी क्या है? संश्लेषित रूप। कौन किसके? इथाइलिन के। इथाइलिन के संश्लेषित रूप अपने पास में कौन से आए? नंबर 1 इथेनॉल और नंबर 2 इथरेल। यहाँ आपको जो इथेनॉल है वो बताना है गन्ने में, कि गन्ना को पकाने के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, और जो केला है और खजूर है इसको पकाने के लिए अपन क्या करते हैं? आपके इथरेल गैस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपके यानी कंप्लीट हार्मोन्स होते हैं। यहाँ तक आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए, मैसेंजर के जरिए, किसी भी वे में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और वो चीज मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने कंप्लीट विद्यार्थियों के पास में ये पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।